प्रयास संस्थान के मुलाकात कार्यक्रम में चूरू को जाने की श्रृंखला में आज अधिवक्ता क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता बीरबल सिंह जी लांबा हमारे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सर। लांबा साहब, आप चूरू कोर्ट के सीनियर वकील हैं और ये माने कि आज जो मौजूद वकील वकालत कर रहे हैं उनमें वरिष्ठतम हैं आप। हाँ, मैं बिल्कुल पूरे ज़िले में वरिष्ठतम। जी, हम शुरुआत करते हैं आपके जन्म से लेके उस परिवेश, उस परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों ने आपको वकील के रूप में यहाँ तक पहुँचाया। आपका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ से शिक्षा का प्रारंभ हुआ? 10 फरवरी 1944 को मेरा जन्म चूरू ज़िले के गांव लांबा की ढाणी में हुआ और एक कृषक परिवार में खेती के अंदर संघर्ष करते हुए 2 साल रतनपुरा दो कोर्स अप डाउन किया और 8 साल एबैक किया रतनपुरा में और 8 साल टमकोर, वही 2 कोर्स पढ़ता था, वहाँ अप डाउन किया। उसके बाद 10वीं दूधवा खारा जो चूरू तहसील का ही गांव है उसमें 10वीं की जी। उसके बाद मैंने ग्वालियर मध्य प्रदेश से 12वीं की परीक्षा पास की और 3rd ईयर 4th ईयर बड़ौद जाट कॉलेज मेरिट से किया और आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की। 1969 में मैं एडवोकेट बन के चूरू में आ गया था। जी, दूधवा खारा आपने सेकेंडरी की। दूधवा खारा के बाद फिर आपका दूसरे राज्यों की तरफ जाना, शिक्षा दूसरे राज्य की तरफ हमारे कोई रिश्तेदार वगैरह रहते थे तो उनके सहयोग से और उनके देखते देखते ही चले गई। अच्छा, उनके संपर्क के हिसाब से हाँ। आप 1979 में यहाँ वकालत प्रारंभ 79 में मैं चूरू में आ गया। उस वक्त क्या स्थिति थी न्यायिक क्षेत्र की चूरू की? उस वक्त जिला सेशन कोर्ट था? जिला एवं सेशन कोर्ट नहीं था जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट था जी। और जिसमें आज डूंगरगढ़ चूरू में, वो बीकानेर में चला गया, वो चूरू में था जी। और डिस्ट्रिक्ट जज जो थी वो बीकानेर में थी जी। वो बीकानेर के नीचे थे हम। और वकील चूरू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा बार था और उसमें करीब मेरा 12वां 13वां नंबर था जी। इतने एडवोकेट थे उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। और राजगढ़ में सब डिवीज़न था, रतनगढ़ में भी सब डिवीज़न था, चूरू में सब डिवीज़न था, जिसमें सब डिवीज़नल ऑफिसर को और सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट वही होते थे, दोनों एक ही। उनको फौजदारी केसेज और सिविल केसेज साधारणतः सुनने के अधिकार होते थे और जो सेशन केस होते थे, बड़े केस, वो ADJ चूरू आ जाते थे जी। और उनका प्रशासनिक अधिकार जो था बीकानेर DJ को था जी, यहाँ नहीं था। आप प्रारंभ में आए तो किसी के साथ में आपने वकालत शुरू की होगी? मैंने अर्जुन लाल जी गुप्ता के साथ मेरी वकालत शुरू की और धीरे धीरे फिर। और कौन कौन वकील थे उस वक्त? उस समय सीनियर एडवोकेट महावीर शाह जी शर्मा, रामनारायण जी टावरी, अर्जुन लाल जी गुप्ता, गौर अली खान और निजामी एडवोकेट साहब और असर खान जी, आसाराम जी, रामलाल जी, ये मेरे साथ के ही थे। और प्रताप सिंह जी बुढ़ानिया, रणवीर सिंह जी बुढ़ानिया, मोर सिंह जी राठौड़ भी वकालत की उन्होंने भी, मोती सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, बहादुर सिंह जी, ये लोग थे उसमें। एक नए वकील के रूप में आए तो कैसा माहौल आपके समय में कैसा था? बड़ा ही अजीब था। नए रहने को घर था जी और नए खाने को रोटी थी। किसी तरह घर वालों से कुछ सालों के लिए पैसे लिए और स्टेशन के ऊपर ये सत्यनारायण का होटल होता था, उसमें एक कमरा लिया, वहीं खाना खाते थे जी। और 2-3-4 साल बड़े मुश्किल से गुजारे और उसके बाद धीरे धीरे जो वकील के गुजरते हैं। आजकल तो ये जैसे लोग आते हैं, उनके पिताजी चूरू में सर्विस करते हैं जी और या चूरू के रहने वाले हैं तो उनको रहने की दिक्कत नहीं होती। ठीक बात है। और नए उनको खाने की दिक्कत होती। ठीक बात। पहले जो बाहर से एडवोकेट आते थे उनके शुरुआती दिन बहुत ही मुश्किल, संघर्ष के घर वाले थके हुए होते थे कि पढ़ा दिया बहुत, अब हमारे पास कुछ नहीं है और यहाँ कुछ उसके पास होता नहीं था, तो रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। किसानी परिवेश होगा, माता पिता तो किसान होंगे, पढ़े लिखे थे या माता पिता किसान थे। मेरे पिताजी चौधरी रहे हैं, फिर सरपंच रहे
बड़ा भाई जो हमारा है वो खेती का काम पूरा संभालता था। मेरे से बड़े भाई, 4 भाई हैं, मेरे से बड़े जो है वो अब कैप्टन से रिटायर हैं। मेरे छोटे जो यहीं रहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए, वकालत करते हैं। पर बड़े भाई ने और पिताजी ने मिलकर घर संभाला और उनकी वजह से हम आगे बढ़े। किसान परिवार में प्राय उम्मीद रखते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो वकील की तरफ रुझान कहाँ हुआ? मेरा रुझान है साया, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था जी। तब हमारी ताऊ की लड़की की शादी थी जी। और वो ब्याने आए थे बारू के पास के पूनिया जी। और उनके जो बहनोई थे, हमारी बुआ की लड़की जो ब्याही थी वो कमला जी थी, उनके चाचा के लड़के थे, वो एडवोकेट थे जी, रणवीर सिंह जी मान, खेतरी में वकालत करते थे। तो उनके लिए हमारे ऊपर, हमारे घर में, उनका घर अलग था ताऊ जी का, हमारे घर के ऊपर कमरे बने हुए थे 4 जी। तो उस एक कमरे में उनको ऐसा सजाया और उनको अलग ही तो रखा और अलग ही खाना है उनका सबसे, वो नहीं वो घर जाए ना और वहीं उनका नहलाना और वहीं खाना खाना, तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला तकड़ा। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? बोलो ये वकील साहब हैं। वकील। कितने रुपए कमाते हैं? 500 रुपये। उस समय टीचर्स कोई 300 उसमें 42 रुपये या 30 रुपये शुरू होती थी टीचर की, वो बड़ी आय थी। 500 रुपये और ये रुतबा यार वकील तो। और इधर ये पड़ा हुआ था कि नेहरू जी वकील थे और पटेल भी वकील थे और ये राजेंद्र प्रसाद जी भी वकील थे। तो वो एक बात और मेरे टच कर गई कि ये हमें वकील बनना है। वो बात मेरे टच कर गई। तो आगरा विश्वविद्यालय से आपने वकालत? आगरा विश्वविद्यालय से इसलिए की मैंने कि जिस समय मैं उसमें LLB प्रीवियस में एडमिशन लिया, उस समय वहाँ 2 साल की लो थी जी, और राजस्थान में 3 की हो गई। इसलिए मैंने आगरा किया, 1 साल बचाने के लिए। 1 साल बचाने के लिए। वहाँ कैसा माहौल होगा? वो शानदार माहौल था। मैं दाढ़ी रखता था जी और बड़ा अलग लगता था सब में। और उसके कॉलेज के सामने हॉस्टल था, उस हॉस्टल में रहते थे और बड़े रुतबे से रहते थे। कॉलेज लंबा चौड़ा, यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि ये राजस्थान जो था पहले, राजस्थान यूनिवर्सिटी बनने से पहले, बोर्ड बनने से पहले आगरा ही तो बोर्ड था राजस्थान का, और राजस्थान की यूनिवर्सिटी भी आगरा ही थी। तो बहुत लंबा चौड़ा काम था वहाँ। देखते ऐसे हो गए कि यार भी क्या है ये। तो पढ़ते वक्त कहीं मन में नहीं आया कि यहाँ आगरा में वकालत जमा ली जाए? ना, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जी, तो पंडित जी, उन्होंने लेक्चर दिया आखिरी, जब हम LLB फाइनल किया तो उन्होंने कहा कि आप वकालत जो करना, तो वकालत तो करनी थी, ठीक बात, वकालत जो करना चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कम नहीं बैठना चाहिए। वकालत शुरू करो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से शुरू करो। उनका सही रहा, क्योंकि मैं राजगढ़ भी बैठ सकता था उसमें, राजगढ़ दाल थी, हमारे गांव के राजगढ़ नजदीक भी है। हाँ, नजदीक भी है। तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कम वकालत शुरू मत करना। तब मैंने चूरू शुरू की। न्यायिक इतिहास जानने की चेष्टा करें, जैसे हमने प्रारंभ में कहा, चूरू की क्या पृष्ठभूमि रही होगी? जिला बना होगा, कहाँ से कोर्ट आए होंगे? राजस्थान जब प्रांत बन गया जी, उसके बाद जिले के लिए थोड़ा सा संघर्ष हुआ। रतनगढ़ के सेठ ने कहा कि हम रुपए दे देंगे सुखाड़िया जी को। सुखाड़िया जी चीफ मिनिस्टर थे जी। तो सुखाड़िया जी ने कुमाराम जी को कहा कि ये पैसे दे रहे हैं, ये बन जाए। तो कुमाराम जी ने जिद की कि नहीं, चूरू लाइक है, राजगढ़ नज़दीक, तारानगर नज़दीक, उससे वो बहुत दूर पड़ जाएगा। तो चूरू में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना और ये बिल्डिंग जो है, ये ADJ कोर्ट की बिल्डिंग और कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग 1955-56 में बनी जी। और उसके बाद इसका इतिहास शुरू हुआ और 3 सब डिवीज़न थी और एक ADJ था यहाँ जी। वो ऊपर के केस सुनते थे और सब डिवीज़न वाले नीचे के केस सुनते थे। और पूरे ज़िले के केस जो हैं डूंगरगढ़ सहित पूरे ज़िले के केस ADJ सुनता था। कलेक्ट्रेट भवन 55-56 में बना। इससे पहले कहाँ से? कलेक्टर भवन से पहले अपने माल जी का कमरा फेमस है यहाँ जी, वो वहाँ शुरू, वहाँ कोर्ट लगते थे। उसके बाद गढ़ में कोर्ट लगे और गढ़ के बाद ये जो बिल्डिंग बनी 55-56 में जी, 1955-56 में यहाँ कोर्ट आ गए सारे, कलेक्ट्रेट के SDM, तहसीलदार, ADM सब आ गए। और ये ADJ कोर्ट जो है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये यहाँ आ गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसका है बीकानेर। हाँ। यहाँ भवन वगैरह के साथ में बन गए या फिर भवन का भी संकट रहा? नहीं, भवन का कोई संकट नहीं रहा। ये ADJ कोर्ट अलग बना हुआ था और कलेक्ट्रेट पूरी बनी हुई थी नई एकदम, कोई संकट नहीं था उसमें। बार की क्या स्थिति रही होगी? बार
कलेक्टेड बनी, उसके साथ ही बार बनी। बार के 3 हॉल बने जी, 2 हॉल बने और छोटे छोटा बरामदे वगैरह, और एक क्लाइंट सेट बना बहुत बड़ा, लेट बाथ बने। तो वकीलों के तो उस समय 5-7 वकील रहे होंगे। फिर मैं आया जब 12-13 थे, तो उस समय क्या हालत हो रही, तो बहुत जगह पड़ी थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, किसी को बैठने उठने की कोई दिक्कत नहीं। तो हॉल वगैरह ये बने जो आज जो ढांचा है वही है या फिर बदलाव हो गया उसमें? 2024 में जो ढांचा है वही है? नहीं, वो उस ढांचे में बदलाव हो गया। उसमें बदलाव ये हुआ कि उसके ऊपर हमने कमरे बना दिए। एक कमरा गवर्नमेंट ने बनाया, नीचे का ढांचा वही है? नीचे का वही है जी। वो एक कमरा बनाया। पंडित बाबू शाह जी शर्मा थे, वो किसी सेठ ने कहा कि ये 2-3 तरफ दीवार आती हैं, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, यहाँ मैं पैसे लगा के मैं बना देता हूँ। तो बाहर ने कहा बना दो आप। तो एक कमरा और बढ़ गया नीचे जी, और फिर ऊपर एक कमरा बढ़ गया। और फिर हमने एक 35 लाख की लागत से एमपी कोटे से, मेरे ही प्रयास से, मैंने ही आगे होके और ये एक हाल बनाया ऊपर। एमपी कौन थे उस वक्त? राम सिंह जी कसवा जी। तो ये ऊपर एक हाल बनाया। तो उन्होंने कहा कितने पैसे लगे। उस समय एमपी लेड कोटे से बार को पैसे देने का प्रोविजन नहीं था पूरे इंडिया में जी। और हमने प्रयास करके, राम सिंह जी ने प्रयास करके ये एमपी लेड कोटे के अंदर ये निर्धारित कराया कि बार को भी एमपी लेड कोटे से पैसे दिए जा सकते हैं। तो वो वहाँ पैसे दिए उसमें। इसी दौरान क्या हुआ, इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, फोक्सो कोर्ट खुल गया। तो कोर्ट ने कहा कि आप अगर भवन दो, तब मैंने मेरे और मेरी वजह से, मेरे साथियों से प्रयास से मैंने बाहर के अंदर एक खाता खुलवाया जी। और खाते के अंदर हमारे पास से 5-7 लाख रुपए थे। तो उस जो हाल राम सिंह जी ने बनाया था वो बहुत बड़ा था जी। उसके आधे हिस्से में हमने उस बाहर वाले पैसे से 4-5 लाख रुपए दे करके और एक अलग कोर्ट रूम बना दिया फोक्सो कोर्ट का। जी। जो फोक्सो कोर्ट आज वहीं बैठता है, वो 3 लाख रुपए साल के किराए के देते थे जी। अब हमारी बार की तरफ से वो कोर्ट उनको दे दिया और वो हम कोई किराया उनसे नहीं लेते और 3 लाख रुपए राज के हम बचाते हैं। अच्छा। ये बार में कक्ष आवंटन का इनका भी एक लंबा संघर्ष और लंबा इतिहास रहता है। आप अलग अलग चैम्बर्स की उनकी स्थिति, तो आप आए उस वक्त क्या थी? ये चैम्बर्स बने हुए थे? ना चैम्बर्स तो बहुत बाद की बात है। ये बने 87-88 के करीब जी। 87-88 चैम्बर बने। तो ये क्या वकीलों ने अपने सहयोग से या कोई निर्धारित बार ने फीस तय की कि या कोई पैसा लिया गया कि या वरीयता क्रम में दिया गया? ये हमारे पंडित महावीर शाह जी शर्मा सीनियर एडवोकेट थे जी। वो, उनकी सोच भी बहुत ही विकास की थी और उनकी बड़ी प्रेस्टीज थी। तो कलेक्टर ने बुला के उनको कहा कि मैं ज़मीन अलॉट कर देता हूँ आपको, बुला के कहा जी। कि ज़मीन अलॉट कर देता हूँ, चैम्बर आप बना लो। तो उन्होंने हमें ये चैम्बर की ज़मीन अलॉट कर दी, 15 चैम्बर, और हमने फिर वो अपने पैसे से 15 वकीलों सेलेक्ट कर लिए कि भैया चैम्बर लेना चाहते हैं। लेफ्ट चैम्बर तो ज़बरदस्ती कह के यार अब तू शामिल हो जाए इसमें ताकि आगे बढ़ा ले। निर्माण आप खुद के पैसों से करना खुद था? के पैसे से हमने निर्माण किया और पूरा निर्माण करके और फिर कलेक्टर ने उसमें लॉटरी डाल दी जी। नंबर लगा दिए पहले जी। 15 नंबर लगा दिया और ये लॉटरी है। 11 से नंबर शुरू हुए और 25 तक नंबर आए। एक कोविड 11 से करके 25 नंबर आए और उसमें जिसके 2 नंबर आ गए वो चैम्बर उसका हो गया। और उसमें लेट बात कॉमन थे सब चैम्बर की अच्छी, और फिर वो फर्निश जो करना था वो अपने अपने हिसाब से कर लिया। बाकी चैम्बर बना के तैयार करके लॉटरी डाल के और अलग अलग लॉट कर दी। मुकदमों की क्या स्थिति होगी? उस समय लिटिगेशन बहुत कम था जी। लिटिगेशन कम का मतलब आजकल जो ये सारे के सारे केसेस जो डेवलप हुए हैं शराब के, ओपीएम के और फोक्सो कोर्ट के और SC/ST के, SC/ST कोर्ट जो है ये बहुत बाद में जाके बना है। तो इसमें गांव की पार्टी की वजह से इस तरह के काफ़ी मुकदमे बढ़ गए तो उसका कोर्ट अलग है जी। उसमें नहीं था। फोक्सो कोर्ट जो 18 साल से नीचे के एक आध कोई 376 का बलात्संग का केस पूरे ज़िले से आता था, मेरे याद आ रहा है 1 महीने में 1 नहीं आता था। और अब एक कोर्ट इसके लिए अलग है जी। 18 साल से जो छोटे बच्चे बच्चियां हैं उनके साथ वो विक्टिमाइज हो जाते हैं तो फिर वो केस यहाँ चलता है फोक्सो कोर्ट में। तो उस समय ये लिटिगेशन बहुत ही कम था, ये चेक वाले मुकदमे और ये सीवर लिटिगेशन का इतना बढ़ावा, फौजदारी का इतना
ये ले जाना वो ले जाना बढ़ गए। एक एडीजे कोर्ट में सारे मुकदमे चलते थे, अंदाज लगा दो क्या लिटिगेशन था। तो फिर जो वरिष्ठ वकील के भी संघर्ष रहता होगा आजीविका की, नए वकील के लिए तो संघर्ष आपने बताया, तो वरिष्ठ लोग थे उनके भी संघर्ष ही था। हाँ, 5-7 आदमी थे, वो चलता था बस। फिर भी वो कर लेते थे इधर उधर, एसडीएम कोर्ट में, कलेक्टर में, ये रेवेन्यू केस भी होते थे ना कुछ, और कुछ वो एडीजे वो हो गया। 1974 में नई सीआरपीसी लागू हुई जी, 1974 में नई सीआरपीसी लागू होते ही, और सारे राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर मजिस्ट्रेट दे दिए, सारे सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर मजिस्ट्रेट, और सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे दिया एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जी। तो इस तरह हमारे चूरू में सीजीएम और एक मजिस्ट्रेट और आ गए, राजगढ़ में एक मजिस्ट्रेट आ गया, रतनगढ़ में एक मजिस्ट्रेट आ गया जी। और फिर धीरे धीरे करते करते सारे एसीजीएम खुल गए, सब तहसीलों में मजिस्ट्रेट बन गए। और एडीजे आज की पोजीशन ये है कि राजगढ़ में 2 एडीजे हैं जी, एक तारानगर में एडीजे है जी, चूरू के अंदर 4 एडीजे की पोस्ट है, और रतनगढ़ में एक पोस्ट है, सुजानगढ़ में एक पोस्ट है, सरदार सर में एडीजे की बता रहा हूँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो एक होता था चूरू में कभी वो, और तारानगर में एडीजे है। तो कोर्ट बेहिसाब कोर्ट हैं और मुकदमे भी बेहिसाब हैं, पर एडवोकेट्स भी बहुत हैं। हमारे यहाँ करीब 800-900 इनरोल्ड चूरू, और चूरू जिले के अंदर बताएं तो भी कहीं 200 हैं, कहीं 300 हैं, इस तरह से काफ़ी एडवोकेट। 1980 का जो संघर्ष था आजीविका का, के भी आपने बताया कि एक कमरा लेके चीजें की, ये संघर्ष कितने सालों में खत्म हुआ आपका? फिर 2 साल, 5 साल, 10 साल वकालत की तब? नहीं, मेरा तो 4-5 साल में खत्म हो गया। 4-5 साल। हाँ, फिर आप, मेरे को अच्छा मकान मिल गया रहने के लिए और सब ठीक। तो ये सारे मामले एक साथ में थे। फिर आपका पसंदीदा क्षेत्र वकालत में कौन सा रहा कि ये मामले मुझे नहीं? शुरू में तो पसंद की जरूरत नहीं थी जी। पसंद की भी नहीं जा सकती। रेवेन्यू केस भी लेते थे, सिविल भी लेते थे और फौजदारी भी लेते थे, सब लड़ते थे 15-20 साल तक। उसके बाद मेरे थोड़ा ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, तो फिर मैंने फौजदारी चुना और फौजदारी कर रहा हूँ अभी। 80 और 90 के बीच का समय तो शायद फौजदारी मुकदमों के लिए बहुत कम अनुकूल होगा। हाँ, वकालत के हिसाब से। उस समय कॉमन ही लड़ते थे सारे लोग, कॉमन ही। हाँ, हर आदमी सिविल भी लड़ता था, रेवेन्यू भी लड़ता था, फौजदारी भी लड़ता था। 90 के बाद फौजदारी मुकदमों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी। हाँ, बड़ी संख्या। जब ये मजिस्ट्रेट खुल गए सारे और एक्ट बन गए, 1986 में SC/ST एक्ट बन गया, इस तरह एक्ट नए एक्ट बनते गए और केसेज की संख्या बढ़ती गई, तो फिर कोर्ट भी बढ़े और एडवोकेट भी बढ़े। आप आए तो उनमें जो वरिष्ठ वकील थे, अब मान लीजिए साथ आप किसी के काम कर रहे हैं और दूसरे भी सहकर्मियों को और वरिष्ठों को भी आप देख रहे हैं, कोई ऐसा वकील था क्या जिनको देख के लगा कि मैं ऐसा वकील बनूं? मेरे को पंडित महावीर शर्मा को देख के लगा कि कम से कम रोड पर तो मेरा मकान होना चाहिए जी। ये लगा मुझे कि रोड पर होना चाहिए मेरा। उनका श्याम सिनेमा हॉल के सामने मकान था। उस समय रोड नहीं थी, उस समय मैंने कोशिश की किसी तरह उस मेन रोड पर प्लॉट मिले जी, और फिर मैंने कोशिश की कि उस पर नहीं तो नई सड़क पर मिले, तो नई सड़क पर एक प्लॉट मिला मुझे जी, और वो भी मेरे जचा नहीं, फिर छोटा प्लॉट 800 का, और फिर धीरे धीरे करके ये 86 में ये रोड जो थी वो हमारे से ही डेवलप हुई। हमने सबसे पहले यहाँ मकान बनाया, ये रोड बन गई थी, और 86 में हमने सबसे पहले ये रोड पर ये मकान बनाया, और फिर इसी रोड के ऊपर भाई बंद मित्र दोस्त काफ़ी लोगों को मैंने ही प्लॉट करके, और किसान के खेत रहा, पगडंडी से लेके जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग तक आने का ये आपका सफर रहा। मुख्य मार्ग पर आने आप ये शायद 80 और 90 के बीच में ही आप आए होंगे। हाँ, बस 85 के बाद समझो जी। तो मुख्य मार्ग पे आने के बाद कैसा सुख महसूस हुआ? एक अनुभूति होती है व्यक्ति की, एक सफलता का मुकाम तय करता है तो बड़ा भारी सहयोग हुआ। बार के लिए हमने आगे होके हमेशा ही आगे रह के काम किया, किसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, वो एक पैतृक गुण था या पता नहीं क्या था जी। तो बार को भी हमेशा संभाले रखा कि इसमें कोई झगड़ा नहीं हो, अध्यक्ष कौन बने कौन नहीं बने, बार का विकास कैसे हो, इसमें भी मैंने ही आगे वो करके और काम किया, और बड़ा अच्छा महसूस होता था। चारों तरफ से रिगार्ड मिलता था कि अच्छे वकील है। कभी भी मतलब ये समझ लो आप, सामने पार्टी की कभी भी ये हिम्मत नहीं हुई तो मैंने घर से निकाल दिया उसको। करीब जैसे सामने वाली वकील को सामने वाली पार्टी अप्रोच कर लेती है कि इसमें थोड़ा ढील बरतना साहब हमारा ये ठीक बात है। तो
वो मैंने कभी भी किसी का नाम नहीं लूँगा, पर बड़े से बड़े आदमी को मैंने चैम्बर से निकाले हैं, घर से निकाले हैं कि आप ऐसी बात मत करना दोबारा। ये मेरी साख रही है। वकील को नहीं मिल, सामने वाली पार्टी से बात ही नहीं करनी चाहिए, पर किसी के बारे में क्या कहें। पर मैं मेरे बारे में ये कहता हूँ कि किसी की फिर हिम्मत ही नहीं हुई, होती थी तो फिर। कुछ से पहलू होते हैं, एक तो होता है ड्राफ्टिंग, एक होता है प्रस्तुतिकरण। आपका कौन सा पक्ष मजबूत था? नहीं, ड्राफ्टिंग और ये तो बोल के लिखा देते हैं और लिखने वाले लिख देते हैं। मेरा पक्ष जो है वो जिरे का और आर्गूमेंट का सबसे बढ़िया रहा। जी, जिरे करता हूँ, शॉर्ट जिरे करता हूँ और आर्गूमेंट अपने तरीके से तैयारी करके पेश करता हूँ। जी, कभी कभी कुछ ऐसे मुकदमे भी वकील को लेने पड़ जाते हैं जिनमें तथ्य सारे के सारे उसके खिलाफ होते हैं, फिर भी स्वीकार करना होता है, और वकील का तो धर्म भी यही बनता है कि उसको उस मुकदमे में विजय बनाए। वो सब तथ्य खिलाफ होते हैं, वो आपको लगता है कि ये तथ्य खिलाफ है। जी, एक मर्डर हो गया, उसमें 10 आदमियों के नाम है। जी, जो आप तो वो 10 आदमियों के नाम है, FIR दर्ज होगी, 10 का चालान हो गया, आप ये सोचेंगे कि 10 आदमियों का चालान है, बात सच्ची है, पर ऐसा होता नहीं है। जी, 10 में से 2 आदमी होते हैं असली, 8 को घर वालों को ज़बरदस्ती फंसा देते ठीक बात है। तो आप जानते होंगे किस तरह झूठे मुकदमे फंसा लेते हैं। तो आपकी नज़र में ये सही होता है कि 10 आदमी मार दिया, FIR दर्ज करा दी, चालान हो गया, तो 10 यही सच्चा है। पर हम जानते हैं सच्चाई क्या है। सच्चाई फिर हम सोचते हैं कि 8 आदमी तो झूठे फंसाए हैं, उसके लिए लड़ते हैं। और फिर एक इसके लिए लड़ते हैं, जैसे मर्डर होता है तो आप सीधा समझते हैं कि मर्डर हो गया, 302 में फांसी या 20 साल की सज़ा। जी, पर मर्डर होने के बहुत से तरीके हैं। एक तो आदमी, जैसे 2 भाई आपस में बैठे बैठे लड़ रहे हैं और उसने एक थप्पड़ मार दी, यहाँ लग गई बाई चांस, जी, बोलचाल हो रही है, यहाँ लग गई बाई चांस, तो उसमें उसका मोटिव नहीं है, इंटेंशन नहीं है, वो मर्डर कैसे होगा? तो उसको हम साबित करते हैं कि ये कुछ नहीं है। ये तो थोड़ा सा हीट ऑफ मूवमेंट के अंदर होने वाली बात है। ये 323 का मुकदमा है, ये थप्पड़ ही मारने का इरादा था और उसका कोई इरादा और मोटिव नहीं था, तो उस तरह से लेते हैं। एक जैसे लाठियों से आपस में भिड़ गए, मारने का इरादा, केवल चोटें पहुंचाने का इरादा था, बाई चांस लग गई, उसको हम दूसरे ढंग से लेते हैं कि 304 के फर्स्ट पार्ट में है या सेकंड पार्ट में है, इंटेंशन मोटिव दोनों है, उसको हम क्लेरिफाई, अलग अलग क्लेरिफाई करते हैं। आदमी मरना तो 302 हो गया तो फिर सारी की सज़ा हो जाए, पर 302 में इतनी कैटेगरी है, 323 से लेकर 325 सर, 304 फर्स्ट पार्ट, 304 सेकंड पार्ट, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो उसके अंदर हम जब लड़ते हैं तो आप लोगों को लगता है कि ये वकील जो है ये झूठ लड़ रहा है, झूठ नहीं लड़ रहा है, वो उसको वो बारीकियाँ साबित करनी है अदालत की, और आप लोगों को लगता है कि ये झूठी बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी उन लोगों को, हम जैसे लोगों को लगना सही भी होता है, आंखें देखे मर्डर हो जाता है और उसमें वो बरी आ जाता है। कैसे कर लेते होंगे ऐसे वो क्या कर लेते हैं कि जैसे आपने आंखों देखे मर्डर कर हो जाते हैं, तो वो कई बार वो एविडेंस गवाही नहीं होने देते। जी, एक मजबूत पक्ष होता है। ये जो गुंडे बदमाश जो हैं, जी, इनकी सज़ा नहीं हो पाती। ऐसे कानून में ये गलतियां हैं। जी, तो आपको पता है कि थानेदार को पता है कि इतने आदमी मारी, 2 आदमी करें ये मारी, देखा है इन्होंने, तो उसी समय सजा कर दो। ये कानून हम बेकार हैं सब। पर ये सारी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे कि ये एविडेंस पेश करोगे, ये गवाही पेश करोगे, तब ये साबित होगा। तो वो ये जो बदमाश लोग हैं वो गवाहों को मैनिपुलेट कर लेते हैं कि गवाही दोगे तो मार देंगे, या पैसे से मैनिपुलेट कर लेते हैं। आजकल जैसे ये फोक्सो के मुकदमे लड़कियों पर बनते हैं, दुनिया भर के मुकदमे, जिसमें अगर आप 18 से छोटी साल की लड़की के साथ बलात्कार हो गया तो उसके अंदर अगर गैंगरेप हो गया तो सीधी सेक्शन 5 और 6 के अंदर फांसी की सज़ा है। जी, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता कि लड़की कह जाएगी कि मेरे साथ इन 2 आदमियों ने किया गैंगरेप, तो फांसी होगी। तो उसके बाद उन आदमियों का चाहे कुछ भी लग जाए, उस गरीब परिवार को या जैसा वो उन्होंने किया, उनको लाखों लाखों रुपए देते हैं, 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए ऑफर करके उनको पटाते हैं कि आप गवाही मत दो। वो लड़की आगे कह जाती मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। फिर उनका आपको लगता है कि यार ये हमारे सामने हुआ कुछ नहीं, वो गवाही नहीं देती, खुद ये कहती है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो ये यूं कहें कि पर्दे के पीछे चलने वाली कहानी है। हाँ, पर्दे के पीछे चलने वाली कहानी है, और कानून में बहुत ही खामियां हैं। अब ये नए 3 कानून बने हैं, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी लोग तोड़ मरोड़ के इधर उधर बातें हो जाती हैं, पैसे से, गवाही से, इस तरह की बातें कर देते हैं। थोड़ा सा पीछे लौटते हैं, आपने बार के संघ का अध्यक्ष का उनका जिक्र किया, आप आए उस वक्त ये अध्यक्ष वगैरह इनकी प्रक्रियाएं थी या बाद में प्रारंभ? 10-15 लोग थे? शुरू से ही थी ये।
5-7 आदमी थे, बट इसको बना दो, इसको बना दो, कभी कभी झगड़ा हो जाता, चुनाव हो जाता था। मैं भी आते ही, और 79 में आया था, 75 में मैं अध्यक्ष बन गया था बार का। अच्छा। हाँ, और 75 में ही बना, उसके बाद बनने की जरूरत नहीं, लोगों को ही बनाते रहे फिर। तो ये 5-6 साल में बहुत जल्दी उपलब्धि नहीं थी क्या? हाँ, जल्दी थी, वो जूनियर ज़्यादा थे, उन्होंने कह दिया लामा साहब वो बनाएंगे। जूनियर ज़्यादा हो गए। मतलब आप अपने साथियों के साथ संबंध अच्छा बहुत ही बढ़िया। अब भाई वो तो उस समय तो कंपटीशन था, थोड़ा इधर उधर करता था। अब बार की पोजीशन ये है कि मेरा बार के अंदर अलग ही स्थान है, सब भीष्म पितामह कहते हैं सब, और किसी से कोई झगड़ा नहीं, कहता कि साहब उस वकील के पास मुकदमा आप ले लो। मैंने कहा उसको बुलाओ यार, आप उनको बुला के उन्हीं को कहता हूँ कि आप ये अच्छा करेंगे और ये पॉइंट और देखो। तो मेरे से अब फिलहाल मतलब बाहर का कोई आदमी नाराज़ नहीं है, बिल्कुल एल्डरली। वो बताया आपने, भीष्म पितामह का रिकॉर्ड देते हैं सारा, और हम करते हैं कि ये करो वो करो, वो कर देते हैं। और बाहर के लिए हमने चारों तरफ पेड़ लगाए हैं बाहर के, मैंने ही मेरे प्रयास से, मेरे पैसों से जी बाहर में हॉल बनाया, फिर एक फोक्सो कोर्ट बना दिया, और चैम्बर का जो प्रयास किया वो भी हमने मिलके ही किया था, उसमें मेरा बड़ा सहयोग था। तो बार के लिए सारा काम करते रहते हैं। अब भी किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, किसी वकील के साथ कोई उलझ जाए, तो घर बुला के किसी तरह उसको सलटाते हैं कि भाई। बार संघ के अच्छे अच्छे प्रसंग आप बता रहे हैं, कहीं कोई नज़र में ऐसा बुरा प्रसंग भी जो मन में खटास हुई कि बार संघ इसमें नाकामयाब रहा, ये होना चाहिए था? नाकामयाब तो नहीं रहा, पर मुझे क्या है कि जैसे ये ऊपर का हॉल बना जी, ऊपर का हॉल बहुत बड़ा हॉल था, बार रूम के ऊपर का हॉल, जिसमें राम सिंह जी के प्रयास से वो 35 लाख रुपए से बना। तो वो कलेक्टर और जुडिशरी सारी 15 मिनट के अंदर आने वाली थी, फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए ऊपर जी। और 3-4 लड़कों ने मिलके, एक पीपल था वो बार के उसे छत के ऊपर आता था जी, तो 5-4 लड़कों ने मिलके और कहा कि नहीं, यहाँ नहीं बढ़ने देंगे, वो डिस्टर्ब करना बस, नहीं बढ़ने देंगे, पीपल आता है इसके अंदर, पीपल को नहीं काट सकते। फिर वो सारे ठेकेदार, ये करणी सिंह जी रायपुरिया ठेकेदार थे ये, और दूसरे जो अध्यक्ष थे हमारे गफ्फार जी, वो नीचे आ गए कि वकील साहब हमें तो निकाल दिया वहाँ से। मुझे शर्म सीमा गुस्सा बहुत आता है कभी जब आता है तो, ठीक बात, मौके पर अच्छा काम हो रहा है उसमें भी। अब मैं गया, मेरे पीछे 4-5 लड़के और हो लिए, मैं कहा नीचे फेंक दो इनको सबको। मैंने इतना कहा कि नीचे फेंक दो, तो नीचे फेंकने की बात आती है उनके, ये हुआ कि तो नीचे फेंकेंगे, सारे नीचे आ गए। फिर वैसे ही प्रोग्राम हुआ, कलेक्टर आए, जजेज आए, सारे फाउंडेशन स्टोन रखा गया, सब बन गया, सब हुआ। तो कई बार ऐसे क्षण आ जाते हैं जो मुझे हार्ड स्टेप लेना पड़ता है जी, और फिर ऐसे ही कोई नहीं टिकता जब आप अच्छा काम कर रहे हैं और मजबूती से खड़े हो जाते हैं तो। जी। अच्छा, आप गुप्ता जी के यहाँ वकालत करने लगे, फिर आप वरिष्ठता क्रम में भी आए। सबसे पहले आपका जूनियर कहाँ, कब, किस समय में आया और कौन जूनियर बना? जूनियर पहले तो मेरे भाई रहे, एक तो ये सुरेंद्र है पास जी, में, जी। ये डिप्टी डायरेक्टर बने, परसुम चले गए बाद में। फिर मेरे चाचा का लड़का वो मेरे पास ही रहता था, ये भी मेरे पास ही रहते थे। और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा जूनियर आए और चले गए, काफ़ी ख़त्म हो गए। कल ही मैं गिना रहा था, यशोदा राम जी पूनिया थे, ये मेरे जूनियर थे। वो घासी राम था मेरे चाचा का लड़का, वो भी ख़त्म हो गया, 8-8 साल छोटे थे। और एक वो शिवकर्ण सारण था, यहाँ का कसौलीकार लाल जी का था वो लड़का। कितने लोग युवा वकील आपके चैम्बर से निकले होंगे? मेरे कम से कम 20 के करीब निकल गए होंगे। 20 के करीब। कोई राजगढ़ चला गया, कोई सरदार शहर, ऐसे। अगर उनमें से 2-4 पसंदीदा नाम हम जानना चाहें तो, कि हाँ मेरे यहाँ रह के उन्होंने अच्छा सीखा और कामयाब है आज? ये ललित गौतम है जी, आजकल सीनियर एडवोकेट है, 15 साल मेरे साथ रह के काम किया है। और अब विनोद मेरा भांजा है जो मेरे साथ 20 साल से रह रहा है, वो भी अच्छा काम करता है। और अब ये ब्लड टेस्ट में से है ओपी वर्मा जो है, ये अब मेरे साथ 7-8 साल से रह रहा है। और दूसरे वकील की आप तुलना करते होंगे, समकालीन वकील, वरिष्ठ में तो आपने महावीर प्रसाद जी का बताया, समकालीन वकील या उसके बाद का जो वकील आपको ऐसे लगा कि हाँ नज़ीर के रूप में मैं उसको देखता हूँ कि हाँ वो ठीक कर रहा है आपके चैम्बर्स के अलावा? संबंध तो सभी से अच्छे थे आपने बता दिए, लेकिन वकालत के तौर पे माने हम, वकालत के तौर पर आसाराम जी सैनी जो अब आनंद जी बालान वकील हैं, इनके भाई, वो उन्होंने 7-8 साल किया, अच्छा किया, पर बाद में वो
राजनीति में आ गए। राजनीति में आ गए, उसको उधर छोड़ दिया, आनंद ने संभाल लिया। आपका मन नहीं हुआ क्या राजनीति की ओर आने का? नहीं, मैं स्पोर्टिंग राजनीति की है मैंने जी। एक बार, वैसे तो शुरू से ही की है मैंने। 1971 में भीमसेन को कांग्रेस की टिकट मिली थी और राजा जी खड़े थे, और उस समय अपना बीकानेर और चूरू एक ही लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। भीमसेन जी आए और मेरे पास ही आ गए हो। और चूरू का क्षेत्र था। चूरू में हमारी 5 पंचायतें जो इधर वाली थी अपनी तहसील की, सातू, राजपुरा, आनंद सिंहपुरा और अड़ियाल और हमारा जाड़सर, ये इसमें शामिल था इस क्षेत्र में। तो मैं राजा के साथ होने का सवाल ही नहीं था। भीमसेन जी तरफ, दौलत राम जी बहुत बाद में, कोई 15 दिन बाद में खड़े हुए, कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो मैं, भीमसेन जी ने मुझे कहा कि आप बीकानेर आ जाओ, तो मैं बीकानेर असगर खान जी और आसाराम जी सैनी को लेके चला गया। ये भी कांग्रेस में थे। तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और एक जीप दी कि आप चूरू विधानसभा क्षेत्र को हैंडल करो। हमने हैंडल किया और पूरे गांव में लोगों को घुमा दिया। वे पुराने जो बालू खां थे, नागर जी सरपंच थे, ये गणपत राम जी प्रधान थे, हमारे साथ थे सब। मैं ही लीड करता था। तो सारे हम घूम घाम के, और केवल मात्र पूरी इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर 19,000 वोट यहाँ भीमसेन जी के आए, 17 आए राजा जी के और 6,000 आए दौलत राम जी के। बाकी सब जगह भीमसेन जी आ रहे। तो 71 से ही शुरू किया। फिर 72 में प्रताप सिंह जी खड़े हो गए निर्दलीय, और सामने मोहर सिंह जी थे कांग्रेस के। तो मैंने सोचा कि अब राजनीति शुरू करिए, रही जाट राजपूत आ गया तब तो अपनी पॉलिटिक्स खत्म है। तो मैं प्रताप सिंह की तरफ न जा करके, लोग चले गए प्रताप सिंह की तरफ। मैंने कल तो राजनीति शुरू की है भीमसेन जी के साथ कांग्रेस में, आज उधर चला जाऊंगा तो मेरा कोई मतलब। मैं प्रताप मोहर सिंह जी के साथ खड़ा रहा, उनके साथ ही रहा, पूरे चुनाव में प्रचार किया, और मोहर सिंह जी 10,000 वोटों से प्रताप सिंह से जीते थे। उसके बाद ये कांग्रेस में थे, पर इमरजेंसी लगने के बाद उससे मन उखड़ गया, और इमरजेंसी के बाद 77 के अंदर फिर दौलत राम जी के साथ और ये लोग दलर ये करते 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 92 में बीजेपी में आ गई। वकील, नेता और यूं कहें कि पुलिस, अपराधी, सबका एक ढंग से संवाद और मित्र भाव, परिचित भाव तो होता ही होता है, स्वाभाविक बात है। कोई ऐसा नेता जो आपको लगा कि हाँ वास्तव में नेता है? चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना तो एक अलग बात है, लेकिन नेता होना एक अलग बात है। भीमसेन जी से यात्रा प्रारंभ करें तो? हाँ, तो भीमसेन जी तो वो दूर के थे, तो इतना उनका नहीं रहा, कुछ बीकानेर से ही संबंध रहा। वो उसके बाद 71 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो अलग होगी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होगी। उसके बाद संबंध हमारा दौलत राम जी से ही रहा। वो अच्छे आदमी थे, सबसे कोई भौतिक नहीं कोई दुर्गंध था, और नहीं कोई घूस फूस थी, कुछ नहीं था। बिल्कुल अच्छे ढंग से वो उन्होंने अपनी राजनीति की। बाकी राजनीति में ये तो आप देखते ही हो, अच्छा इसका इसको बना दो, इसको मत बनाओ, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि इसको क्यों बनाया, मेरे को क्यों नहीं बनाया, इस तरह चलता है। बाकी मोहर सिंह जी राठौड़ जो थे वो अच्छे व्यक्ति थे जी, अच्छे इंसान थे, वकील भी अच्छे रहे और नेता भी अच्छे थे। आपके वकालत के अनुभव में कुछ ऐसे प्रसंग भी आए होंगे जो आपके शुरुआती संघर्ष के, आर्थिक संघर्ष के पृष्ठभूमि में थे। कभी कभी ये होता है कि इंसान घर बैठे भी मुकदमे में फंस जाता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि घर में संघर्ष होता है और कोर्ट में आना पड़ता है। ऐसा अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसके संघर्ष हों, तो क्या वकील दरियादिल हो जाते हैं या फिर फीस के प्रति सख्त होते हैं? नहीं, कोई सख्त नहीं हो जाते होंगे। मैं तो कभी नहीं रहा। मैं ऐसा कोई ऐसे केस में जहाँ, जैसे ये मर्डर केस हुआ नांगली वाला जी, ये इसने पहले फगेड़िया को, जो लंबोर का फगेड़िया था, उसको कोर्ट से उठा करके और टुकड़े टुकड़े करके नहर में डाल दी, और उसकी एवज में राम सिंह का और कमला का उसमें केस में नाम आया, पर वो तफ्तीश में नहीं रहे। इन लंबोर के फगेड़िया रहे मुलजिम है, और 2 मुलजिम, दूसरा एक आगे और काम है उसके रहे, और वो मुकदमा फिर उन मुलजिमान का मैंने लड़ा था जी। श्याम सुंदर जो गगड़वा सवालार, ये उस नांगली मर्डर केस को मैंने डील किया था जी। तो उसमें एक आदमी हरियाणा का फंस गया। मैंने कहा यार तू कैसे फंसा? तो बोला कि साहब मैं तो चक्कर में आ गया, जोश में आ गया, और उसने कुछ बातें बताई मुझे, तो मैं तेरे से फीस नहीं लूँगा। तो
उसका मुकदमा पहले फीस उनसे ले ली थी, तो तेरे से फीस नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें बताई मुझे कि इस वजह से फंस गया, तो तेरे से फीस नहीं लूँगा। फिर वो 4 आदमी तो यहाँ बरी हो गए, और एक आदमी जो था मुख्य मारने वालों में थे, वो एक संसी था, वो मर गया बीकानेर जेल में, और दूसरा जो वो गागड़वास, श्याम सुंदर गागड़वास था, वो फिर हाईकोर्ट से बरी हो गए। जी, फौजदारी मुकदमों में प्राय ये मान के अपराध से जुड़े लोग, कुछ ऐसे भी क्लाइंट रहे होंगे जिनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं, अपराध की दुनिया खराब है, इसमें नहीं जाना, या फिर आपने उनको प्रेरित किया होगा कि भाई अपराध की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, ऐसे कोई उदाहरण? या फिर वकील करते ही नहीं है प्रेरित कि भी नहीं, अपराध बंद हो जाएंगे तो फिर हमारा व्यवसाय भी नहीं चलेगा? नहीं, सब तो नहीं करते। हमने ज़रूर उनको कहा है कि भाई इसमें यार क्यों फंस गए तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए छोटे बच्चों को, ये आते हैं तो उनको समझाते हैं कि अब फंस गए तो दोबारा ध्यान रखना, ऐसे कहते हैं लोगों को। पर सारों का कहाँ, सारे तो देखो हर आदमी इंसान जो है उनमें वकील भी आते हैं। ठीक बात है। तेरा बच्चा क्या कर रहा है, तेरे बच्चे की फीस चाहिएगी, तेरे बच्चे की शादी करानी पड़ेगी, मकान चाहिए, तो पैसे चाहिए उसको। ठीक बात है। तो हर के बस की बात नहीं। मेरी एक ये भी बड़ी उपलब्धि रही कि मेरे मिसेज सर्विस करती थी, हमारे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, इसलिए मैं खुले मन से राजनीति करता था, किसी को सपोर्ट करता था, तो किसी का दबाव कुछ नहीं, और खुले मन से ही वकालत करता था, क्यों मेरे को ऐसी जरूरत नहीं थी कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने उनसे घर नहीं चलेगा, घर तो मेरी बीवी चलाती थी, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी इन बातों की, इसलिए सावधान रहा। न्यायिक अधिकारियों के साथ वकीलों के संबंध कैसे होते हैं प्राय? न्यायिक आपका क्या अनुभव रहा? हमारा तो अनुभव अच्छा रहा। कभी कभी कुछ वकील जो हैं वो उनका और अधिकारियों की उलझन हो जाती है, बाकी आजकल प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, बहुत ही सावधानी से रहते हैं। महिला प्रिजाइडिंग ऑफिसर बहुत है हमारे यहाँ, जजेज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सब महिलाएं, तो बड़ा ही पोलाइटली व्यवहार करती हैं, और वकील को किसी को उलझना हो तो भले ही उलझ जाए, बाकी उलझने की पोजीशन नहीं आती। और कुछ जुडिशरी में कोई एक आध आदमी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा आ जाता है जिनको व्यवहार ठीक से नहीं आता, तो वकील और उनका उलझाट हो जाता है। अपना कभी भी हमारी बार से आगे तक नहीं जानते, वही बैठ के सुलझा देते हैं कि छोड़ो यार, हो गया सो हो गया, चाहे जज को कहना पड़े चाहे किसी को कहना पड़े। अब बस कोई पोजीशन आती नहीं, आती है तो 1 मिनट नहीं लगाते हम सुलझाने। यहाँ जिला स्तर पे कामयाब वकील होने के बाद में आपको कभी नहीं लगा कि हाई कोर्ट की तरफ अब? ना, हाई कोर्ट वाली तो बात ही नहीं रहती। फिर जब यहाँ हो गए तो हाई कोर्ट का क्या है, कभी मन में नहीं आया कि कभी उच्च न्यायालय में या ना कभी डिस्ट्रिक्ट आउटकट आ गए तो बस ठीक है, यहाँ जम गए अच्छे सारे, सब कुछ ठीक हो गया, तो कभी मन में नहीं आई। बार संघों की भूमिकाएं खूब बढ़ गई हैं इन दिनों में। आप क्या महसूस करते हैं कि चूरू बार संघ को क्या कुछ करना चाहिए, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं उम्र के इस पड़ाव में, वकालत के इस वरिष्ठतम दौर में? बार संघ का क्या, सारे राजस्थान के बार संघ जो हैं वो बार काउंसिल से बंधी हुई है। बार काउंसिल का एक्ट बना हुआ है कि एडवोकेट्स एक्ट भी बना हुआ है, उसमें यह है कि एडवोकेट्स का व्यवहार ये होगा, इससे ज़्यादा होगा तो उस पर ये लागू होगा, वो लागू होगा, ये सारी बातें हैं, उसकी बंदिश से बंधा हुआ है। और बार काउंसिल जो है उसमें हमारा फंड है एक, उसमें जैसे मैं अब रिटायर होना चाहूँ तो मुझे 10 लाख रुपए मिले जी, इसी तरह सब लोग जो उसको 87 से चला रहा है, 87 से, कि जो एडवोकेट्स उस बार के उसमें कितने रुपए जमा कराने चाहिए, वो अगर करा दिए सारे एक साथ करा दिए या साल बाई साल कराते हैं, वो अगर होते हैं तो बार उनको पूरा जो है बार काउंसिल पूरा सहयोग करती है कि बीमार वकील हो जाए और तो उसको 1 लाख 2 लाख 4 लाख का सहयोग बार करती है बार काउंसिल। नए वकीलों के लिए छात्रवृत्ति सहयोग है, क्योंकि संघर्ष के दिन होते हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोग कि भाई इसके लिए कुछ करो। गहलोत साहब ने समय कुछ बढ़ा था आगे बात, तो बात बढ़ के पूरी तरह आ गया ही नहीं। बाकी ये था कि नए लड़कों के लिए 5000 महीना या कुछ ऐसे किया जाए ताकि उनको आगे बढ़ने में सहयोग मिले। चूरू न्यायिक इतिहास पे अगर आप दृष्टि डालें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूरू न्यायिक इतिहास में जैसे मैंने आपको बताया, शुरू से लेकर के आखिरी तक, ये एक कोर्ट से लेकर के रही पूरी तहसीलों में, डूंगरगढ़
थोड़ा वो अलग हो गया। बाकी अच्छा तहसील बची, इसमें सब में एडीजे, मजिस्ट्रेट, सारे कोर्ट हैं, एडवोकेट सब जगह नए आ गए और हर जगह जो है एडीजे हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सीजेएम हैं। संतोषजनक आपको लग रहा है कि हाँ यात्रा ठीक रही है? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी यात्रा है। एक जज से लेकर के आज कम से कम आज के दिन मजिस्ट्रेट और एडीजे सभी मिलाएं तो कम से कम 30-40 होंगे। एक वकील के स्थापना में न्यायालय परिसर का, उनके चैम्बर का, उनका तो अपना संघर्ष रहता है, लेकिन किताबों का भी एक लंबा संघर्ष रहता है। आपके पुस्तकालय को हम देखते हैं तो काफ़ी समृद्ध पुस्तकालय लगता है। ये एक संघर्ष नहीं है क्या कि एक समृद्ध पुस्तकालय बनाना भी एक वकील का संघर्ष है? देखो, पहले तो था वकीलों में ये कि अपने कंटिन्यू 1947 से लेकर के यार है मेरे पास जी, 1947 से पिटीशन भी रहता था कि किसका ऑफिस कैसा है। वो भी एक मायने रखता था कि किस वकील का ऑफिस कैसा है वो मायने रखता है। आजकल क्या है कि एक तो ये ऑनलाइन हो गया सब कुछ, आप गूगल से कुछ भी निकाल सकते हो जी। 4 अंगुली गूगल पर अंगुली मारो और उस पर आप लिख दो या बोल दो कि ये धारा में इसमें क्या है तो वो बता देता है। तो आजकल किताबों का चलन करीब करीब हट सा गया है, बहुत कम लोग किताब लेते हैं। पर पहले ये था कि किसकी लाइब्रेरी कैसे है, वो किताब वो दूसरे से लाते थे। अगर कोई बहस है और उसमें बता दिया कि ये किताब इसमें अप्लाई होंगी तो वो हमारे पास आते थे। और मेरी तो ऐसी स्थिति है कि कोर्ट जो है वो अपने आदमी को भेज के मुझे बताता नहीं था मेरे ही केस में, और किताबें यहाँ से मंगा लेता था। कोर्ट मंगा लेते हैं किताब, उनके पास भी पूरी किताबें नहीं होती। पर अब किताबों का चलन अब इतना। वकील के रूप में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का, उनको कानून को अध्ययन करने का भी अपना क्रेज था। कोर्ट से आने के बाद में रेगुलर लाइब्रेरी में बैठे होंगे? रेगुलर इतना ही बैठा है कि जिस केस में स्टडी की इसकी आर्गुमेंट है, बहस है, उसके संबंधित जो बातें निकालनी थी वो ही निकालता था। अदरवाइज ये नहीं कि बैठे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, ये नहीं। बहस पर कोई केस आ गया, उसको पढ़ा, कोई इसमें कौन सी किताब है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की डाइजेस्ट बनी हुई, सब उसमें देख लेते कि ये है, तो उनको निकलवा लेते और उनका अध्ययन करके कोर्ट में पेश कर देते, बस इतना ही। बाकी बिना कोर्ट की बहस के अध्ययन करने वाली बात नहीं होती थी। महावीर प्रसाद शर्मा जी के बारे में आपने बताया, उनके बारे में तो हम सुनते हैं कि अक्सर उनका तो अध्ययन कक्ष से था और वो निरंतर अध्ययन करते थे एक विद्यार्थी की तरह। हाँ, वो अध्ययन तो क्या, उनके पास इतने केसेस थे, उनमें अध्ययन हो जाता था। रोज़ इतने केसेस रहते थे कि उनमें अध्ययन करना पड़ता था। तो किताबों का अपना आप अध्ययन हो, बाकी अध्ययन करने का टाइम बिजी एडवोकेट को नहीं मिलता अपने किताबों को देख के। पर बहुत ही बढ़िया वो एक मिसाल कायम करने वाले एडवोकेट थे महावीर प्रसाद जी। मैं उनका हमेशा उनका आदर करता रहा हूँ और अब भी मेरे दिमाग में उनका आदर रहता है। जो नए वकील आ रहे हैं उनको आप कैसे, किस ढंग से ले रहे हैं? उनमें कहीं जल्दबाजी है प्राप्ति की, पैसा कमाने की, नाम कमाने की, या फिर मुकदमे के प्रति गंभीर रहने की? कौन सी ऐसी प्रवृत्ति आप जो पसंद करते हैं? देखो, नए आदमी के पास जब शुरुआत करता है तो कोई चारा नहीं रहता। तो जिसके घर वो मोटरसाइकिल घर से मिल जाती है और माँ बाप सर्विस करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, शोरूम सेटल हैं, वो तो थोड़े बहुत। फिर बाकी जो लोग केवल अपने पैरों में खड़े होते हैं, वो LLB करके और रजिस्ट्रेशन करा के आ जाते हैं, उनके दिमाग में ये जो बातें हैं सिद्धांत की, और ये बात कोई मायने नहीं रखती। किस तरह किस आदमी से बातें करें और उसको किस तरह से अपन एडजस्ट करके कुछ रुपए फीस ले लें इससे। ये बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, इससे मैं कहना नहीं चाहूँगा, उनके कोई खिलाफ बात नहीं है। परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि नए आदमी जो हैं वो उसको। दूसरा ये है कि जो क्लाइंट है, कंपटीशन इतना तगड़ा है कि एक वकील बात करेगा, 10 खड़े वहाँ देख रहे हैं, तो उसको सेटल करना बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए इधर उधर की बात करके ये करा देंगे, वो करा देंगे, न कराने वाली बात भी करा देंगे, इस तरह करके और वो उनका करना पड़ता है। क्या, जैसे मैंने बताया, मेरे सामने तो ये समस्या नहीं थी, पर उनके सामने ये समस्या है। समय के साथ ये बड़ी भारी समस्या है। इसको हम चारों तरफ कोर्ट के अंदर इधर उधर गेट पर ये वो आते ही, क्या है तेरा, मैं करा दूंगा। ये आपके गांव की पृष्ठभूमि के बारे में अक्सर चर्चा में भी रहता है आपका गांव की। आपके गांव में न तो कोई मंदिर है, न धार्मिक परंपराओं की वहाँ कोई बाध्यता है, न कुछ ऐसी स्थिति है। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है और एक ही मेरे परदादे की औलाद है।
मेरे पिताजी 7 भाई थे, जी। दादा 4 भाई थे, तो बहुत बड़ा परिवार उनका ही बन गया। और उनके दिमाग में खेती करके संघर्ष करने के अलावा कुछ नहीं था। जी सुबह भाग पाटे जा करके और सोपे आना उनका कर्म था। जी ये खेती के अंदर इतने लगनशील थे कि कितना हार्ड काम करते थे। और थी वो भाग पाटे उठ के 5 सेर पीसना और फिर गाय भैंस का करना, बच्चे का करना, फिर 2 कोस कहाँ सिर पर रोटी लेके जाना और बोझे काटना, ये करना वो करना, शाम को आके फिर वो उस औरत को बड़ी मशीन थी एक। जी। आप उस काम की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक बात। आपका काम भी ऐसा ही रहा है। बिल्कुल पृष्ठभूमि वही है। हमारा कोई विशेष ही रहा होगा। और दूसरा जो आपने बात की है मंदिर की धार्मिक बात, ये तो मेरी दादी जो है वो सम्मत 2008 में, सम्मत 8 में, मतलब ये समझो आप आज से 74 साल पहले गुजरी थी मेरी दादी। तो मेरे पिताजी चौधरी थे, मुखिया थे घर के। तो वो गंगा जी वाली बात आई तो उन्होंने कहा क्या गंगा जी में रखा है, ये सब मिट्टी हो गया, मिट्टी मिल गया, गंगा जी कोई बात नहीं। और यहीं फिर क्या है कि वो जैसे ही वो चिता जला देते हैं, चिता जलाने के बाद उसको दोबारा जलाने जाते हैं तो हमारे ज़्यादा थेपड़ी वगैरह ले जाते हैं और वो जो बचा हुआ वो फूल कहते हैं उसको एकदम भस्म बना देते हैं। और कहीं गंगा जी, उसके बाद कोई गंगा जी नहीं गया, 1-2 सिर फिरा कोई चला गया तो अलग बात है, पर ये कोई वो बात नहीं, पूरा गांव नहीं जाता। मंदिर है नहीं हमारे पास, ये डिंगी गांव है, उसमें मंदिर था, पर गांव वालों को, घर वालों को पूछते थे कि किंग राम को नाम लेणु याद की का है, मरने फुर्सत को नहीं। मतलब काम इतना है कि मरने की फुर्सत नहीं है, आप राम के नाम की बात करते हो। तो इस ढंग का गांव था, कंपटीशन इतना तकड़ा था कि इसका लड़का इसमें पढ़ रहा है तो मेरा भी लड़का पढ़ना चाहिए, इसका लड़का ये बन गया, तकड़ा। हमारे गांव का मेरे पिताजी और मेरे दादाजी 4 भाई थे और एक वहाँ बहन थी, उसको भी वहीं बसा लिया। और वो सारणों के थे, तो सारणों में वो भी 6 भाई थे, वो बड़े होशियार हो गए। और उनका लड़का था एक राम स्वरूप, उसने ये कॉलेज बनी, उसका पहला बैच का बीकॉम है। खूब अच्छी बात। बलवीर को जानते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बना, उसके भाई थे। तो इस तरह गांव में बड़ा भारी कंपटीशन, हर घर के अंदर एली बनाना, फलाना आदमी चौक बंद एली बना ली, मनी बनानी है, और ये आदमी को लड़को ही में पढ़ रहे, मनी भी वो करना है। तो भारी कंपटीशन से हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ अब चूरू में मेरे आने के बाद हमारे गांव के 50 घर हैं चूरू में। 50 घर हमारी डाणी के हैं चूरू में, ये समझ लो। शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा बनने से गांव का पूरा माहौल अब जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। पास में स्कूल नहीं थी, 2-2 कोस जाके पढ़ना। बात को खूब लंबा हम कर सकते हैं, लेकिन आज की बात को यहीं विराम देंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना ही कहना चाहूँगा कि अब ये वकालत का जो हमारा धंधा है, इसमें ऐसा हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना आ गया कि किसी स्टूडेंट को और कुछ करने वाले को जब कुछ नहीं मिलता ना, तो वकालत में आ जाते हैं। और ये वकालत बड़ा कठिन काम है। तो इसमें सीधे अंगूठी से तो घी निकलता नहीं, और फिर अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसमें देख लो आप क्या हो रहा है, क्या कितने वकील हमारे 8,800 वकील हमारे यहाँ हैं, कितने क्लाइंट आते होंगे, क्या करते होंगे। अब ये अलग अलग परिस्थितियां, अलग समय, प्रोफेशन में क्राइसिस है, ये कहता हूँ। उम्र के इस मुकाम में आने के बाद में कुछ सपने, कुछ उम्मीदें, या हम सबसे नई पीढ़ी से, समाज से कुछ उम्मीदें करते हैं? इस उम्र के अंदर आप आएंगे तो पता चलेगा कि आदमी के विचार एकदम बदल जाते हैं। ठीक बात है। जैसे आज की पोजीशन में मुझे कोई कहे कि वहाँ ये उद्घाटन है, आप आओ वहाँ, आप जरूर आना, आप वहाँ ये है, आपको आना है, ये ब्याह शादी या मुकान, वो तो अलग बात है। और उसमें तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इन बातों की मेरे सामने अब कोई कदर नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगता। क्योंकि आगे जब उम्र हो जाती है ना, तो ये लगता है कि कल चले जाएं, परसों चले जाएं, 5 साल में चले जाएं, 10 ज़्यादा, तो फिर ये लगता है कि ये बातों का कोई मायने नहीं। हमारे लिए कोई मायना नहीं है। मेरे लिए फिलहाल चैम्बर और घर, और वहाँ जाता हूँ तो चैम्बर के अंदर बैठते हैं, सारे आ जाते हैं, चाय कॉफ़ी चलती रहती है, 2-3 घंटा रहता हूँ जी। और केसेज मेरे पास मर्डर केसेज 5-7 हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको भी धीरे धीरे करके मैं सुलझा रहा हूँ। तो वहाँ बैठ के गप्पे सप्पे मारते हैं, और ये सारे और सहयोगी जो काम देख लेते हैं, और बाकी का तो फिलहाल मतलब
सोच यही है कि कोर्ट में जाएं, कोर्ट बात ठीक चले, और कोई प्रोग्रेस करनी है तो मैं आगे होगे करूं और घर देखूं। बाकी ये किसी के दोस्त के ब्याह मुकान शादी है तो उसमें मैं जाता हूं, और पक्का ड्राइवर है, अच्छी पक्का घर में डोमेस्टिक हेल्पर रखते हैं, और इतने साधन हैं कि अगर 20 साल जिए तो नहीं जिए, 10 साल जिए तो मतलब कोई कमी नहीं आनी। इसलिए मेरे कोई इस बात की भी चिंता नहीं है कि पैसा कोई दे के जाए। पूरे ज़िले के लोग जो हैं वो कहीं से भी कोई कहीं से कोई बेचारा नाम सुनता है, कोई टेलीफोन पर बात करता है, कोई आगे पूछता है वकील साहब हम इसमें इस तरह क्या करें इसमें, तो वो मेरे से राय लेते हैं। बड़ा आनंद आता है मुझे, कोई पैसे की वसूली नहीं, मैं उनको राय देता हूँ। खैर अच्छा, आपका वकालत का सफ़र और एक कामयाब सफ़र है, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें और लंबे समय तक इसी ढंग से सक्रिय रहें। बातचीत की आपका शुक्रिया, धन्यवाद।